हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 500 प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा टाइड निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? पहला है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। तीसरा है पृथ्वी का अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। यहाँ आपके पास ऑप्शन है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी है 1, 2 and 3। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो, टाइड किसके कारण होता है? तो पहला भी सही है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी सही है। दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो इम्पोर्टेंट ही है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अपकेंद्री बल, तो तीसरा भी कारण होता है टाइड आने का। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। मैं एक छोटा सा वीडियो अलग से लाऊंगा इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली, और वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि टाइड कैसे आता है और कैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन है उसका इफेक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून है उसका इफेक्ट होता है, और कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ इफेक्ट करता है टाइड पे। और यहाँ से आप लोग दो कॉन्सेप्ट और जान लो, बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो टाइड होता है ये आपका दो तरीके का होता है, एक होता है स्प्रिंग टाइड, और दूसरा होता है नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड को क्या बोलते हैं? हाई टाइड। स्प्रिंग टाइड को बोलते हैं हाई टाइड, और नीप टाइड को क्या बोलते हैं? लो टाइड। अच्छा, ये हाई टाइड कब होता है या स्प्रिंग टाइड कब आता है? जब अर्थ, मून और सन, ये अर्थ हुआ, मून हुआ और सन हुआ, एक सीधी रेखा में आ जाए। एक सीध में जब आते हैं अर्थ, मून और सन, तो क्या होता है? हाई टाइड होता है। और जब मून, अर्थ और सन परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो क्या आता है? लो टाइड आता है। हाई टाइड कब आता है? जब अर्थ, मून और सन एक सीध में हो, तो क्या आएगा? स्प्रिंग टाइड या हाई टाइड आएगा। और जब मून, अर्थ और सन परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तब क्या आएगा? लो टाइड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्प्रिंग टाइड तब होता है जब आपके पास ऑप्शन है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। स्प्रिंग टाइड को क्या बोलते हैं? हाई टाइड भी कहते हैं, या उच्च ज्वार हिंदी में। ऑप्शन बी है जब सूर्य और चंद्रमा एक समकोण बनाते हैं। सी है जब तेज हवा चलती है। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्प्रिंग टाइड कब होता है? जब अर्थ, मून और सन एक सीधी रेखा में हो, तो क्या होता है? स्प्रिंग टाइड या हाई टाइड होता है। स्प्रिंग टाइड या हाई टाइड होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो, तो क्या होता है? स्प्रिंग टाइड होता है या हाई टाइड होता है। नेक्स्ट आते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। एक तरफ ओशियन का नेम गिवन है और दूसरी तरफ उसका डीपेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, आपको मैच करना है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बस आपको सिंपली मैच कर लेना है। तो देखो, पैसिफिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त है। तो ई का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। याद करते हुए चलो, पैसिफिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच है, तो ए का क्या हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पे लिख लो ए का 3। बी क्या है? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच। तो बी का हो जाएगा आपका 4। बी का हो जाएगा 4। सी क्या है? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। हिंद महासागर का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? जावा ट्रेंच है। तो सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सी का क्या हो गया? 1 हो गया। डी क्या है? आर्कटिक ओशियन।
तो आर्कटिक ओशियन का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? यूरेशियन बेसिन। डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा सेकेंड। तो पैसिफिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? मेरियाना गर्थ या मेरियाना ट्रेंच। अटलांटिक ओशियन का प्यूर्टो रिको ट्रेंच, बी का 4 हो गया। इंडियन ओशियन या हिंद महासागर का जावा ट्रेंच और आर्कटिक ओशियन का यूरेशियन बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की सबसे गहरी खाई डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है नॉर्थन उत्तरी, ऑप्शन बी है चैलेंजर, ऑप्शन सी है मैनहट्टन, ऑप्शन डी है रिचर्ड्स। तो सही आंसर क्या होगा? विश्व की सबसे गहरी खाई या डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चैलेंजर, और इसे मेरियाना ट्रेंच भी कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है या पार करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? आपके पास ऑप्शन है कोंगो नदी, ऑप्शन बी है नाइजर, ऑप्शन सी है नील नदी, ऑप्शन डी है अमेजन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कोंगो नदी। इक्वेटर को 2 बार कट करती है, और इसे और किस नाम से जानते हैं? तो जायरी नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है? आपके पास ऑप्शन है अमूर, ऑप्शन बी है लीना, ऑप्शन सी है ओब, ऑप्शन डी है साल्वीन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा साल्वीन। साल्वीन नदी दक्षिण की ओर बहती है, बाकी अमूर, लीना और ओब ये सब उत्तर की ओर बहती है, नॉर्थ की ओर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी साल्वीन। और साल्वीन नदी जो है वो तिब्बत से शुरू होती है। साल्वीन नदी तिब्बत से शुरू होती है। नेक्स्ट आते हैं। ब्लू नाइल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपके पास ऑप्शन है विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी है ताना झील, लेक ताना, ऑप्शन सी है अल्बर्ट झील, लेक अल्बर्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ताना झील, लेक ताना। ब्लू नाइल नदी जो है वो नील नदी की सहायक नदी है, और ब्लू नाइल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ताना झील से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, लेक ताना कहाँ पे है? इथोपिया में। ताना झील कहाँ है? इथोपिया में। नेक्स्ट आते हैं। सीर और अमू नदी गिरती है। आपके पास ऑप्शन है कैस्पियन सागर में, ऑप्शन बी है काला सागर में, ब्लैक सी में, ऑप्शन सी है बाल्टिक सी में, बाल्टिक सागर में, ऑप्शन डी है अरल सागर में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अरल सागर। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएस। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अरल सागर में। सीर और अमू नदी कहाँ गिरती है? अरल सागर में। नेक्स्ट आते हैं। नदी की वह जोड़ी जो ब्लैक सी में गिरती है। आपके पास ऑप्शन है वोल्गा और डेन्यूब, ऑप्शन बी है नीपर और वोल्गा, ऑप्शन सी है नीपर और डेन्यूब, ऑप्शन डी है यूराल और वोल्गा। तो सही आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे वोल्गा नदी कहाँ पे गिरती है? तो वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सी में। जो वोल्गा नदी है ये गिरती है आपका कैस्पियन सी में, कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सी में। और ये यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है। जो वोल्गा रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ का? यूरोप का। ठीक है, तो वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सी में। यूराल जो है, यूराल रिवर ये कहाँ पे गिरती है? तो ये भी गिरती है कैस्पियन सी में, कैस्पियन सी में। अब देखो यहाँ पे जिस ऑप्शन में वोल्गा है वो तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में क्या है? वोल्गा और डेन्यूब। वोल्गा है तो ये होगा ही नहीं। बी में क्या है? वोल्गा है ना,
फिर बी भी नहीं होगा, डी में क्या है, यूराल और वोल्गा, तो वोल्गा नदी यहाँ पे गिवन है, तो डी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नीपर और डेन्यूब। देखो अगर आपको एक भी याद है ना, आपको बस इतना याद है कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सी में, तो यहाँ से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सी में। यूराल नदी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सी में। और जो नीपर और डेन्यूब है ये कहाँ पे गिरती है, ब्लैक सी में, काला सागर में। नेक्स्ट आते हैं, हुआंगपो नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर बहती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी है होची मिन शहर, ऑप्शन सी है संघाई, ऑप्शन डी है मनीला। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, हुआंगपो नदी संघाई से होकर बहती है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी संघाई। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। एक तरफ सिटी शहर का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ कौन सी नदी के किनारे है। तो पहला है हमबर्ग, एल्ब नदी के किनारे, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, हैम्बर्ग जो है वो एल्ब नदी के किनारे स्थित है। बेलग्रेड, तो बेलग्रेड क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सी नदी के किनारे, तो ये गलत है। बेलग्रेड जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे है, डेन्यूब नदी के किनारे है। क्यू कौन सी नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, क्यू है आपका नीपर नदी के किनारे, नीपर। और लाहौर, तो लाहौर कौन सी नदी के किनारे है, तो ये आपका रावी नदी के किनारे, रावी नदी ना कि सतलज होगा। तो हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे, बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे, क्यू नीपर और लाहौर रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट आते हैं, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरल सागर, अरल सी, ऑप्शन बी है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी, ऑप्शन सी है बैकाल झील, बैकाल लेक, ऑप्शन डी है मिशिगन झील। तो मिशिगन झील आपका कहाँ, नॉर्थ अमेरिका का है, ये नॉर्थ अमेरिका का झील है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कैस्पियन सी। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि कौन है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि, ऑप्शन बी है पाक जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रेट, जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन डी है मलक्का जल डमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ मलक्का जल संधि या जल डमरू मध्य बोलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेरिंग स्ट्रेट। और जो पाक स्ट्रेट है तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है, और जो जिब्राल्टर है ये क्या करती है, यूरोप को अफ्रीका से। जिब्राल्टर जल संधि है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। देखो स्ट्रेट क्या होता है, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और जो लैंड मास होता है ना उसे अलग करता है। जैसे जिब्राल्टर हुआ, ये क्या करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करेगी और अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि या जिब्राल्टर स्ट्रेट यूरोप को अफ्रीका से अलग करेगी, लैंड मास को अलग करेगी, और कौन से वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगी, तो अटलांटिक ओशियन को और भूमध्य सागर को। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा मलक्का स्टेट क्या करता है, इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का या मलक्का स्ट्रेट इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है। स्ट्रेट क्या होता है, लैंड मास को अलग करे और वाटर बॉडी को कनेक्ट करे। नेक्स्ट आते हैं,
होर्मुज जल डमरू मध्य या होर्मुज जल संधि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किसके बीच स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए काला सागर और मरमरा सागर, ब्लैक सी एंड मरमरा सी। ऑप्शन बी है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। सी है अरब सागर और लाल सागर, अरेबियन सी एंड रेड सी। डी है लाल सागर और भूमध्य सागर, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके बीच स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जो विक्टोरिया वाटरफॉल है किस नदी से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी है मिसौरी, ऑप्शन सी है सेंट लॉरेंस, ऑप्शन डी है जाम्बेजी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जाम्बेजी। अच्छा, विक्टोरिया वाटरफॉल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया था? 1989 में। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, विक्टोरिया वाटरफॉल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया था? 1989 में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।